जय श्री राम। आज बात करते हैं क्या सच में हमारे देश का रिजीम चेंज होने वाला है। क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जनता का ध्यान भटकाने में लगे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जनता समझ गई है कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा वाले एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को एक्सपोज किया है उसके बाद मुझे लग रहा है कि अब देश का रिजीम नवंबर या नवंबर के बाद तक चेंज होने वाला है। सिंपल शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। इन सारी बातों को बहुत सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करना, और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे जनता का ध्यान भटकाने के लिए सीएम पीएम एमएलए एमपी 30 दिन के अंदर हटाओ वाला प्रोग्राम भी लाया गया है, मतलब बिल भी लाया गया है। आप लोगों ने एक बात नोटिस करी या नहीं करी, लेकिन ये सारी बातें कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। इनको सिंपल शब्दों में समझना। देखो होता क्या है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मॉनसून सत्र में राहुल गांधी विपक्ष के जो नेता है वो सवाल करते हैं, क्या आपने अमेरिका के कहने पे सीज फायर कराया था? पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं बोलते हैं, बाद में उनको ही बोलना पड़ता है कि हाँ अमेरिका का कोई भी रोल नहीं था। अमेरिका तिलमिला जाता है, वो इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा देता है कि तुम रसिया से ऑयल बाय करते हो, और इंडिया की 6 ऑयल रिफाइनरीज को भी बैन कर देता है। उसके बाद अमेरिका फिर 25% और टैरिफ लगा देता है। प्रधानमंत्री मोदी भाषण में कहते हैं कि मुझे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जो कि पपेट प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम इंडिया की जो रिफाइनरीज हैं और इंडिया की जो वाटर डैम्स हैं उनके ऊपर बम गिरा देंगे। चलो यहां तक भी कोई बात नहीं होती है। फिर उसके जस्ट बाद आसिम मुनीर अमेरिका पहुंच जाते हैं। अमेरिका में जाकर वो भी बढ़िया कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ मिलकर इंडिया के ऊपर एटम बम गिरा देंगे, ये सारी चीजें कर देंगे। और उसी बीच हमारे देश की पॉलिटिक्स में एक और उछाल आ जाता है। राहुल गांधी वोट चोरी के ऊपर इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हैं और बताते हैं कि 1 लाख से ज्यादा वोट्स की चोरी हुई है सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसके बाद मोदी सरकार मानो प्रेशर में आ जाती है। अब एक तरफ मोदी सरकार चाहती है कि इलेक्शन कमीशन भी हमारे हाथों में रहे, दूसरी तरफ हमारे हाथों में सत्ता भी रहे और हमारे एलाइज जो कि हमारी पार्टी जो कि समर्थन देके चल रही है इस टाइम पर, वो भी हमारे साथ बने रहे। अब इन सारी चीजों को अगर लेके चलना है तो मोदी जी को तो आगे आना ही पड़ता। उन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन से एक चाल चलवाई कि तुम जाके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप लोगों ने देखा होगा कुछ भी नहीं था। उन्होंने सारे एलिगेशंस को बताया कि राहुल गांधी ने सारी एलिगेशंस फेक लगाए हैं हमारे ऊपर। जब हमारे देश की जनता इस बात को समझ जाती है कि इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी वालों की तरफ से बैटिंग कर रहा है, तब जनता का ध्यान इलेक्शन कमीशन से भटकाने के लिए मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट में एक और बिल पारित करने की कोशिश करी जाती, पास कराने की कोशिश करी जाती है। वो बिल था कि अगर कोई भी एमएलए एमपी या फिर कोई भी नेता हो, सीएम हो पीएम हो, कोई भी हो, अगर वो 30 दिन तक जेल में रहता है तब उसकी गद्दी या फिर उसकी कुर्सी चली जाएगी, चाहे उसके ऊपर कोई केस हो या फिर ना हो। उस पे सुप्रीम कोर्ट भी एंटर नहीं कर सकती है। अभी तक ये रूल था कि उसकी कुर्सी तब तक नहीं जाती थी जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना कोई भी आदेश नहीं सुनाती थी, जब तक उस कन्विक्ट को कोई भी सजा नहीं सुनाई जाती थी, तब तक उसकी कोई भी सीट नहीं हटती थी। लेकिन अब ये बिल लाने की कोशिश इसलिए करी जा रही है कि जनता का ध्यान इस मुद्दों से हट जाए। अब मान लेते हैं कि अगर ये बिल पास भी हो जाता है तो उससे होगा क्या? बीजेपी वाले तो यही करेंगे कि जितने भी स्टेट्स में अदर गवर्नमेंट्स हैं उनको किसी ना किसी मैटर में फंसा करके, सीएम हो चाहे एमएलए एमपी हो, विधायक हो, कोई भी हो, उसको फंसा के उसकी सीट्स को हड़प लेंगे और फिर उसके बाद वहां पर आ जाएगा अमित शाह का रूल, क्योंकि आप जानते हो होम मिनिस्टर तो वही है। इस बिल को लाने की जरूरत बीजेपी वालों को इसलिए पड़ रही है क्योंकि बीजेपी चाहती है कि हम सत्ता में बने रहें। देश का राजा अनंत काल तक, मतलब तैया काल तक भी देश का राजा ही बना रहे, देश का पीएम बना रहे। क्योंकि हमारे देश में 4 साल में अग्निवीर को रिटायरमेंट दे दी जाती है, लेकिन 75 साल के मोदी जी रिटायरमेंट नहीं होना चाहते हैं। मोदी जी को डर है अगर मैं रिटायरमेंट हो गया तो पीछे वाले क्या करेंगे, हमारी सरकार क्या करेगी, बीजेपी क्या करेगी, क्योंकि हमने घोटाले इतने करे कि अगर एक बार भी हम बाहर हो गए सत्ता से तो सारे घोटाले सामने आ जाएंगे। चलो इन सारी चीजों को रोकने के लिए बीजेपी ये रूल लेके आती है कि चलो हम इसको पास करा लेंगे। लेकिन हमारा जो विपक्ष है इस टाइम पे जिस मोड पे चल रहा है वो किसी की सुनने वाला है नहीं। उन्होंने अमित शाह के ऊपर ही पेपर फाड़ दिए। एक ने तो कहा कि तुम जो बोल रहे हो सबसे पहले तो तुम्हारी कुर्सी जानी चाहिए, अमित शाह से बोल दिया एक नेताजी ने, क्योंकि भैया तुम भी तो 93 डेज के लिए जेल चले गए थे। अमित शाह जी उस पर बोलते नहीं ऐसा कैसे बोल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कंगना रनौत बोलती है कि अमित शाह के ऊपर जो पेपर फेंके गए थे उसमें पत्थर थे, पत्थर मारे गए। मतलब कहीं की बात कहीं पे भी डाल दी जा रही है। और इस रूल से मेन मुद्दा यह है कि इस रूल को लाने के बाद अगर ये पास हो जाता है तो उससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा नायडू को और नीतीश को, क्योंकि बीजेपी वाले चाहते हैं कि नायडू और नीतीश दबके रहें। क्योंकि अभी आज की डेट में जो करंट सिनेरियो चल रहा है जिससे बीजेपी वालों को सबसे ज्यादा डर है वो है नायडू, क्योंकि नायडू कभी भी पार्टी बदल सकते हैं, क्योंकि नायडू पहले भी कांग्रेस के एलाइज रह चुके हैं। और अगर नायडू को दबाना है तो इस रूल को लेके आओ, क्योंकि अगर ये रूल आ जाता है तो सरकार के पास पूरी पावर होगी। किसी को भी फ्रॉड केस के अंदर 30 दिन के लिए जेल भेज दिया जाएगा और उसके बाद जब वो बाहर आएगा उसकी सीट चली जाएगी और फिर वहां पर जितना भी रूल होगा वो सारा अमित शाह का होगा, क्योंकि अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। तो ज्यादातर लोगों का और ज्यादातर विपक्ष के लोगों का कहने का मतलब यह है कि अभी तो बीजेपी के पार्टी में भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर इतने सारे केसेस चल रहे हैं जो 30 नहीं 1-1, 2-2 महीने तक जेल गए। सबसे पहले आप उनको हटा देना अगर ये रूल लेके आते हो। हालांकि ये रूल पास नहीं होगा, ये पास नहीं कराया जाएगा, लेकिन सिर्फ ये ध्यान भटकाने के लिए लाया गया। अब बात करते हैं रिजीम चेंज होने की। देखो सिंपल सी बात है कि देश में वोट की चोरी हुई है और जितनी भी अपोजिशंस में जितनी भी पार्टीज हैं वो सारी पार्टीज इंडिया
रियलाइज जान रही है आज की डेट में, अगर हमने इस बार बीजेपी की सरकार नहीं गिराई तो फिर 5 साल के बाद इलेक्शन नहीं होने वाले, और जो इलेक्शंस होंगे वो भी फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे। वहां पर वोट कोई भी डाले लेकिन जीतेगी बीजेपी। अब जब बात अपनी ईगो पे, अपने आत्मसम्मान पे और अपनी पार्टी को बचाने के लिए आई है तो जितनी भी पार्टीज हैं वो सब एक हो चुकी हैं। और इधर अमेरिका भी प्रेशर कर रहा है कि भाजपा की सरकार गिर जाए, उधर पाकिस्तान भी प्रेशर कर रहा है कि भाजपा की सरकार गिर जाए, और इधर हमारे राहुल गांधी तो अलग ही फेज में चले हुए। बिहार का जो केस चल रहा है, बिहार का जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें आप लोग जान ही रहे हो कि इलेक्शन कमीशन SIR के जरिए कितना फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप इन सारी कड़ियों को मिलाकर देखोगे तो सिंपल सी बात समझ में आ जाएगी कि भाजपा की सरकार गिरने वाली है। अगर बिहार में नीतीश हारते हैं तो सिंपल सी बात है, नीतीश समर्थन हटा लेंगे। अगर बिहार में बीजेपी जीतती है तो नीतीश को बना लिया जाएगा। लेकिन नायडू साहब नहीं मानने वाले, क्योंकि नायडू साहब को भी यह बात क्लियर पता चल गई है कि भाजपा किसी की भी नहीं है। इतना सब जानने के बाद अब आप लोग को क्या लगता है, क्या सच में हमारे देश का रिजीम चेंज होने वाला है? देखो, मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सारी बातें अगर को रिलेट करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि अमेरिका ने बांग्लादेश में भी क्या करवाया था, अमेरिका ने श्रीलंका में भी क्या करवाया था, और अमेरिका इंडिया में भी क्या करवा रहा है। अमेरिका का सिंपल सा मतलब ये है कि हमें जितनी भी दुनिया की कंट्रीज है वहां पर पपेट गवर्नमेंट चाहिए, और अमेरिका यही चाहता है। क्योंकि मोदी जी ने अभी जब 15 अगस्त को भाषण दिया था उसमें भी मोदी जी ने कहा था कि जो मैं कर रहा हूं अपने फार्मर्स के लिए और अपनी देश की जनता के लिए, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको RSS का भाषण याद हो तो RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये बात कही थी कि अब शिक्षा और हॉस्पिटल आम जनता से बाहर होता चला जा रहा है। और फिर मोदी जी ने भी 15 अगस्त को NGO कहकर भी RSS को पुकारा था, क्योंकि मोदी जी भी जान रहे कि कहीं ना कहीं RSS भी नाराज है। तो इन सारी गुत्थियों को अगर आप मिलाकर देखोगे तो एक ही रीजन निकल के आता है कि बहुत जल्द भाजपा सरकार जाने वाली है, बहुत जल्द मोदी सरकार गिरने वाली है।